हाँ, तो आइएगा, आज सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं कुछ चीजें और आपको लेके आया हूं, वो डिस्कस करूंगा थ्योरी में। तो यहां पर मैंने लिखा बेटा हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। क्या लिखा बेटा? हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या दिख रहा है बेटा आपको? सबसे पहले 1875 दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है बेटा? 1875। यहाँ पे सबसे पहले हमारा कौन आया बेटा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया। कौन आया हमारा यहाँ पास? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसके बाद 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज हमारे एग्जिस्टेंस में आया, जिसका मेन फोकस था ट्रेडिंग किसमें? शेयर्स ऑफ टेक्सटाइल मिल्स के, टेक्सटाइल कंपनीज के शेयर्स पे इसने फोकस किया हुआ था। उसके बाद 1908 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज आया बेटा, बिगन ट्रेडिंग शेयर्स ऑफ प्लांटेशन एंड जूट मिल्स, इस पे ये ट्रेडिंग कर रहे थे। तो इतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज कब कब आए। तो आइएगा आगे नेक्स्ट। फिर देखा जर्नी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कैसे हुई, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसे आगे बढ़ा है अपनी जर्नी में, तो देखते हैं जर्नी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। सबसे पहले 1875 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जब ये हमारा इनकॉर्पोरेट हुआ, बना, एग्जिस्टेंस में आया। अब क्या लिखा है? 31 अगस्त 1957 BSE became the first stock exchange to be recognized by the Indian government under the Security Contract Regulation Act। ये एक्ट होते हैं, कोई भी चीजें बनती हैं, सारी चीजें बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो इसके लिए जो एक्ट बना था उसको बोलते हैं SCARA, SCRA, सिक्योरिटी। यहाँ लिखा है ना बेटा, देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी, C फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, R फॉर रेगुलेशन, A फॉर एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCARA बोलते हैं इसको। इस एक्ट के जरिए हमारा क्या सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शंस होने लगे। फिर लगा 1980 में BSE मूव टू द फिरोज जीजी भोए टावर एट दलाल स्ट्रीट फोर्ट एरिया। उसके बाद ये कहां मूव हो गया बेटा? कहां शिफ्ट कर दिया गया? दलाल स्ट्रीट में, और आज भी वहीं पर है दलाल स्ट्रीट पे। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट। इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि यहाँ बना कब? 1875 में, 1875 में बना। उसको रिकॉग्निजेशन मिला इंडियन गवर्नमेंट से 1957 में, और उसके बाद 1980 में इसे कहां शिफ्ट कर दिया गया? दलाल स्ट्रीट में। फिर उसके बाद है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, वो BSE की बात थी, अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ बेटा? ये 1992 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन का बेस का 1992 में ये आपका बना है। 1994 NSE बिकम द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जितनी भी ट्रेडिंग पहले होती थी वो फिजिकली होती थी। हाँ, तो अब मैंने थोड़ा दिक्कत क्या क्या थी, पहले वीडियोस में मैंने बताया आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, जो शेयर सर्टिफिकेट थे आपको जनरेट होने में 20 से 30 दिन का समय लग जाता था, फिर उसको बेचने वगैरह में काफी कॉम्प्लेक्शंस होते थे। इसलिए इन कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हुए NSE ने स्टेप लिया है कि हम जो भी काम है आपसे वो क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मैनर में करेंगे। तो 1994 में सबसे पहले NSE ने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को क्या किया? ऑप्ट किया। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है? 1995 BSE also started इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। 1995 में BSE ने भी क्या किया? अब कोई भी चीज होती है बेटा, जब भी चेंजेस आते हैं, आप एक आदमी बदल रहा देखता है ना, अरे यार वो चेंज हो रहा है, तो मैं भी अपने आप को चेंज करता हूं। तो जैसे जैसे चेंजेस आते हैं सब चीजें ऑटोमेटिक क्या होती है बेटा? बदलने लगती है, लोग चेंजेस को अडॉप्ट करने लगते हैं। आज मैं कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आऊंगा, तो मेरा मान लो कोई कॉम्पिटिटर है या मेरे जैसा कोई काम करने वाला है, तो वो देखेगा यार ये इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, थोड़ा खर्चा करके हम भी इस टेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर लेते हैं। नहीं तो वो कंपटीशन में क्या हो जाता है? पीछे हो जाता है, इसलिए वो नई चीजों को अडॉप्ट करता है। तो NSE को देखा देखी बेटा BSE ने भी क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑप्ट कर लिया। 1995 BSE also started इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। अब आते हैं आगे, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज जो पुराने भी हैं? सबसे पुराने हैं, ओल्डेस्ट। सबसे पहले बात की गई है ASE की। आइएगा जान लीजिए आज कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज, हम NSE BSE से बाहर निकले नहीं है बिगनर्स लोग। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे देश में
एनएससी और बीएससी के अलावा पूरे देश की बात कर रहा हूं, हमारे देश में तो एनएससी बीएससी समझ में आता है, बाकी देशों में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हमको उनकी जानकारी जरूरी है। तो सबसे पहले बेटा एएससी एम्स्टर्डम यूरोप, एम्स्टर्डम यूरोप की में आता है बेटा, पता है ना, यूरोप महाद्वीप में। ये कब स्टैब्लिश हुआ था बेटा? 1602 में। फिर एलएससी लंदन, सब यूरोप में आते हैं, 1801 में। बोर्स इटालियन मिलान में है 1808। एनवाईएससी न्यूयॉर्क 1817 में है। एफएससी फ्रैंकफर्ट 1820। ये बताया हुआ बेटा ये सिटी कौन से शहर में, जैसे अपना बीएससी मैंने बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बम्बई में है, एनएससी मेनली दिल्ली की बात करते हैं, तो वैसे ये जो स्टॉक एक्सचेंज हम पढ़ रहे हैं उनके शहर का नाम दिया कि ये कौन कौन से शहर में स्टैब्लिश्ड हैं, और यहाँ उनका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ है कि ये कब कब हमारे बने हुए। उसी प्रकार एमएससी है मैड्रिड में है, टीएससी टोरंटो, बीएससी मुंबई। ये हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस की जानकारी दी हुई है कौन कौन से आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और कहां का सिचुएटेड है। अब बात आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें, आप बताइए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या? शेयर बाजार तो बहुत ज्यादा रिस्की है। अभी देख लो सर, कोरोना आया था, कोरोना के बाद फिर ये आपका युद्ध हो गया रूस और इसका यूक्रेन का, मार्केट फिर नीचे आ गया। तो ऐसी कई चीजें, इन्फ्लेशन बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत। हम क्यों इसमें इन्वेस्ट करें? क्यों ना हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें? क्यों ना हम सोना खरीद लें? बिल्कुल बेटा, सबकी अपनी अपनी एनालिसिस होती है। तो मेरी एनालिसिस कहती है कि बेटा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा डाल दिए। आप खुद सोचो, जब आप टमाटर भी खरीदने जाते हो, अभी तक टमाटर सोने जैसा हो रखा है, 10 का टमाटर 150 है, बात अलग है, लेकिन जब भी आप सब्जी भी खरीदने जाते हो तो 4 दुकान में पूछ के सब्जी लेते हो यार। तो आप अपना पैसा जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिना सोचे समझे किसी कंपनी में आप डाल दोगे क्या? इतने बेवकूफ तो नहीं हो ना? नहीं सर, हम होशियार हैं, बिल्कुल होशियार है। तो बेटा आइए समझते हैं कि हम अपने पैसों को शेयर मार्केट में क्यों डालें। व्हाई टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, ठीक है, व्हाई टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। तो समझते हैं हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन कौन कौन से, हम कहां कहां पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको बेसिकली बताता हूं। ये हमारे पास है कहां कहां हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए, कहां कहां आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए तो आप लोगों ने देखा कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहले लिखा हुआ बेटा आपके सामने दिख रहा है गोल्ड में, रियल एस्टेट एक दिख रहा है, रियल एस्टेट दिख रहा है आपको, फिर आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं, गोल्ड दिख रहा है, फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड यहां छूट जा रहा है, म्यूचुअल फंड भी है, म्यूचुअल फंड इसमें भी आप क्या कर सकते हो बेटा, इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अपन क्या चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से हमें जो रिटर्न मिले, रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, जो हम पैसा डाले वो बढ़ के मिलना चाहिए और जो ग्रोथ उसमें हो वो थोड़ी सी स्पीड हो। जैसे अगर आप फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट करते हो पैसे को, लगभग 6.5% तक का लगभग आपको रिटर्न मिलेगा साल भर में। मतलब साल भर में आप अगर 1000 रुपए लगाते हैं तो इसके 6.5% ही आपको मिलेगा। तो ये कितने रुपए आपको मिलेंगे, 65 रुपीज आपको मिलेंगे एक साल में। इसकी ग्रोथ रेट कम है, बट आपको लगता है कि यार पैसा हमारे एफडी में है, सिक्योर है, सिक्योर तो है नो डाउट, बट आपको जो उससे रिटर्न मिल रहा है वो बहुत कम है, लगभग ½ % हर महीने का, ठीक है। फिर आप रियल एस्टेट में डालते हैं, इसके लिए काफी अच्छा लंबा चौड़ा पैसा चाहिए। रियल एस्टेट में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सपोज मान लो मैंने एक 50 लाख रुपए का घर खरीदा बेटा, ठीक है, मैंने क्या किया 50 लाख का एक घर खरीद लिया और आज मैं इसको समता कॉलोनी, रायपुर की जैसे समता कॉलोनी है, यहां बस मैं क्या करूंगा, अगर इसको लेट आउट करूंगा, 2 BHK का फ्लैट है, मान के चलता 50 लाख में, तो ये मुझे 12 से 15 हजार रुपए का मंथली रिटर्न देगा। मतलब साल भर का मैं मान लो तो 1,80,000 रुपए मुझे मिलेंगे, 15,000 अगर मैं लेता हूं, कितने रुपए इन्वेस्ट करके, 50 लाख इंटू 100। तो अगर आपको इसको निकालेंगे रिटर्न कितना % आपका आ रहा है, अगर मैं बात करूं 1,80,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख, तो लगभग 3.6% आ रहा है एनुअली। बात अलग है कि इसकी वैल्यू साल ब साल बढ़ जाएगी, बट वो कब बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म में कितने भी बढ़ जाए उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मुझे नहीं लगता कि होगा।
ये एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन रियल एस्टेट में हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए लंबा पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए। मेरे पास 50,000 लाख रुपए, मैं उसको इन्वेस्ट करने जाऊं तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट तो नहीं कर सकता ना रियल एस्टेट में। लेकिन जब मैं शेयर मार्केट में आऊं तो रियल एस्टेट के शेयर्स में तो इन्वेस्ट कर सकता हूं। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट बिजनेस ठीक है, तो 1 लाख रुपए को मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है, मतलब जो कंपनी रियल एस्टेट का बिजनेस में, उनके शेयर्स में। अब बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होता है? जस्ट काइंड ऑफ लोन समझ लीजिए। आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड आप परचेज कर रहे हैं या किसी और कंपनी के अपने बॉन्ड्स खरीदे हैं, या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड होते हैं, आप जाएंगे तो आप इन्वेस्ट करने इसमें अलग से मिलेंगे, गोल्ड बॉन्ड, सॉवरिन बॉन्ड, अलग अलग बॉन्ड्स हैं इसमें भी, लेकिन आपको उतना ज्यादा रिटर्न है नहीं, 6 से 8% का रिटर्न इसमें है। गोल्ड बचा और एक बचा आपके पास इक्विटी शेयर। तो मैक्सिमम लोग गोल्ड में आजकल इन्वेस्ट करते हैं। जब से क्या नोटबंदी आई, वहां से आदमी क्या किया बेटा, सोना खरीदने लगा। वहां से सोचा यार चलो सोने में हम क्या करते हैं बेटा, इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हमारे पास 2 विकल्प हैं जिनमें हमको बेटर रिटर्न दिखता है, किसमें? एक सोने में और एक किसमें बेटा, शेयर्स में। तो आइए हम समझते हैं सोने और शेयर में एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो आइए किसके एक कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, अगर आप रियल एस्टेट में आपने किसी जमीन में पैसा इन्वेस्ट किया, समझिएगा, अगर रियल एस्टेट में किसी जमीन में आपने इन्वेस्ट किया, आपने प्लॉट वगैरह खरीदा है, बस उस पर बिल्डिंग आपने नहीं बनाई है, तो आपको वहां से एक फायदा क्या मिल सकता है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेट। मतलब जो 50 लाख रुपए का आपने प्लॉट लिया था, हो सकता है 60 लाख का हो गया, 70 लाख का हो गया, ठीक है। अगर आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो बॉन्ड से आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हो तो आपको शेयर में डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है, ड्यूअल फायदा होता है। बट ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी डिविडेंड दे। तो जब आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास दिमाग में 2 साइकोलॉजी चलती है, डिविडेंड मिलता रहे। डिविडेंड लगभग कोई भी कंपनी, हमारे पास क्या है, कुछ हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी, वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी है जो हाईएस्ट डिविडेंड देती है और ये डिविडेंड क्यों देती है इतना ज्यादा, वो मैं आपको बाद के वीडियो में बताऊंगा। तो ठीक है, वहां से अभी आप यहां समझो कि शेयर में और गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो डिविडेंड मिलेगा शेयर में हमको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने, जैसे मैंने बोला, जमीन की जगह कोई मकान खरीद लिया तो वहां से आपको रेंटल इनकम आती रहेगी, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं बेटा गोल्ड CAGR रिटर्न, ठीक है, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सर ये क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंडेड मतलब क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लीजिए। आप लोग इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा आपके मोबाइल में क्या करना है, एक ऐप है CAGR कैलकुलेटर, डाउनलोड कर लेंगे। क्या डाउनलोड कर लेंगे आप? CAGR कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेंगे। अब उस CAGR कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूं 2000 से लेके 2019 और 2000 से लेके 2020 तक के शेयर का प्राइस और गोल्ड के प्राइस में, पहले गोल्ड का प्राइस क्या था, अभी गोल्ड का प्राइस क्या है। तो ये समझिए, आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको क्या करना है। यहाँ पर तो मैंने वर्किंग की हुई है, आप लोग भी वर्किंग कीजिएगा। तो वर्किंग कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। आप एक CAGR कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिएगा। सपोज मैं 2000 से स्टार्ट कर रहा हूं, अपनी ग्रोथ कब से स्टार्ट कर रहा हूं? 2000 से। तो यहाँ पर मैं 2000 में सोने का रेट कितना था, 2001 में कितना था, 2002 में कितना था, ऐसे लेके 20 साल है। तो मैं एक एक साल का नहीं लिख रहा हूँ, 5-5 साल के इंटरवल में बना ले रहा हूँ। या आप चाहे तो एक एक साल का भी देख सकते हैं, 2000 से 2001 में कितना हुआ, 2001 से 2002 में कितना हुआ, मैं 5-5 साल का लेता हूं। तो ओवरऑल में यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है परसेंटेज ऑफ CAGR मैंने, ठीक है। क्या किया हुआ बेटा? कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CAGR। तो 2000 से लेके 2019 तक में जो मेरा गोल्ड में अगर सालाना रिटर्न देखूं मैं, तो लगभग 11% का है, 11.36 मान लो 12%, 1% पर मंथ का है। और 2000 से लेके 2020 में अगर मैं देखूं
अगर 20 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया होगा उसमें गोल्ड में 2000 से लेके आज तक, उस साल का सालाना रिटर्न मेरा लगभग 13.5% है, 13.46। और केवल मैं बात करूं 19-20 जब कोविड की महामारी आई तो उस समय देखो यहाँ पर रिटर्न आपका कितना बढ़ गया है। 19 से 20, केवल 2019 और 20 से एक साल की बात कर रहा हूं। इस बीच में कोविड के टाइम पे सिचुएशन अब नॉर्मल हो गई थी, शेयर मार्केट टूट रहे थे, तो लोगों ने गोल्ड से पैसा निकाल के कहा, सॉरी शेयर से पैसे निकाल के कहा इन्वेस्ट किया, गोल्ड में। तो गोल्ड का कारोबार काफी बढ़ा। लेकिन किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट जो जर्नी होती है बेटा, शॉर्टर पीरियड में हम अनुमान नहीं लगा सकते। ये तो केवल एक ईयर के बारे में आपकी बात कर रहा है और यहाँ लंबे समय की बात हो रही है। कम से कम आपको एनालिसिस करना है किसी भी चीज का कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, घटी है, या जब भी आप इन्वेस्टेड हैं तो कम से कम 4 साल 5 साल के लिए होना चाहिए, तब जाके एक्चुअल आपको पता चलेगी फेनोमेनन क्या है। तो यहाँ पर से एक साल की जर्नी के बेस पे मैं देखूंगा तो यहाँ तो 66% है, और 2020 में तो कोविड के कारण मार्केट ही आधा हो गया था, क्रैश हो गया था हमारा, तो उसको हम एक बेस नहीं ले सकते। तो एवरेज रिटर्न की बात करूं तो मैं 12 से 14% के बीच में बोल सकता हूं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से मिलता है। बट अगर यही पैसा आप किसी अच्छी कंपनी के शेयर में लगाओ, मान लेते हैं बजाज फाइनेंस है, मेरी पसंदीदा कंपनी में से एक है बजाज फाइनेंस और एक बजाज फिनसर्व, तो आप इन दोनों कंपनी के शेयर के प्राइस को पैरेलली कंपेयर कीजिएगा। कैसे कंपेयर करना बेटा, एक चार्ट बनाइएगा। आप क्या बनाइएगा, एक चार्ट। आप यहां लिखेंगे ईयर, एक कॉलम आप यहां ईयर का लिखेंगे, यहां लिखेंगे गोल्ड प्राइस, यहां पर बजाज फाइनेंस। मैंने बोला होने के लिए हमारे पास 6600 कुछ कंपनियां हैं, तो किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा थोड़ी ना इन्वेस्ट कर दोगे यार, सोच समझ के ही करोगे ना। तो मान लो मैंने उस समय अगर बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, रिलायंस है, इन कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो मेरा क्या रिटर्न होता। तो यहां पर साहब बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फिनसर्व, इन कंपनी के शेयर्स के प्राइस लिखिएगा, इन कंपनी के शेयर्स के प्राइस लिखिएगा। यहां 2000, 2001 या 2000, 4-4 साल के गैप में लिखना चाहे 4-4 साल के गैप में लिख सकते हो, 2-2 साल के गैप में लिखना चाहो 2-2 साल के गैप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों चीजों के आप प्राइस लिखिएगा और CAGR कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिएगा। CAGR कैलकुलेटर में आपको वहां पूछेगा इनिशियल प्राइस, मान लो 2000 में इनिशियल प्राइस 2000 रुपए था ईयर 2000 में, और 2005 में मान लो वो था 3250 रुपए, तो आप एंड प्राइस में डालोगे 3250। कितना टाइम पीरियड है इन दोनों के बीच में गैप, 5 साल। तो कैलकुलेटर आपको दोनों का CAGR कैलकुलेट करके दिखा देगा। अंततः या लास्ट में आप पाएंगे कि गोल्ड से ज्यादा रिटर्न किसमें मिलता है, शेयर में। इसलिए मैं बोलता हूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहें लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर शेयर मार्केट में आ रहे हो तो उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वेल्थ क्रिएट होने में समय लगता है, वेल्थ क्रिएट होने में काफी टाइम लगता है, तब जाके वेल्थ क्रिएट होती है। अगर आप सोचेंगे आज पैसा डालें कल बन जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर इस भ्रम से अगर आप शेयर मार्केट में आएंगे तो आपके लिए शेयर मार्केट है ही नहीं। ठीक है, तो आइए गोल्ड प्राइस इन रुपीज पर 10 ग्राम। 10 ग्राम मतलब 1 तोला, 1 तोला मतलब 10 ग्राम। यहाँ पर उसका गोल्ड का CAGR का चार्ट बना हुआ है, आप देखना चाहें तो यहां से आप पूरा देख सकते हैं। गोल्ड प्राइस इंडियन रुपीज पर ग्राम, हाई 4200, लो इतना, ये 2020 तक की बात कर रहा हूं मैं। और अभी तो अपना 58,000 58,000 कुछ गोल्ड का रेट चल रहा है। ये लाइफ टाइम हाईएस्ट प्राइस है गोल्ड का, इससे ज्यादा गोल्ड गया ही नहीं। ठीक है, तो ये हाईएस्ट प्राइस पे आपका गोल्ड चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके एक चार्ट बनी हुई है, कंपेरेटिव स्टडी है। वैसे आप लोग जो मैंने बताया चार्ट का फॉर्मुलेशन, उस चार्ट के पैटर्न पे आप जाएं, खुद आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट। तो उसी प्रकार आपको दिया हुआ था इक्विटी एसेट क्लास में रिटर्न कितना मिला है 2000 में, 2020 में, ये आप चेक कर सकते हैं। ये तो गोल्ड की बात हो गई थी कि गोल्ड में लगभग आपको 12-14% रिटर्न मिल रहा है। भाई शेयर की बात करता हूं मैं। इक्विटी एसेट क्लास में रिटर्न देखिए कितना आपको दिख रहा है। 2000 में आपको निफ्टी 50 1000 का था, 2020 में हो गया 11000। तो 10 साल के टाइम पीरियड में मैंने CAGR कैलकुलेट किया तो लगभग 12% है। प्लस डिविडेंड भी मुझे मिला हुआ है, डिविडेंड भी मुझे मिला हुआ है कितने परसेंट का, 1 से लेकर 1.5% का। तो एवरेज रिटर्न 14 to 50% आ रहा है। कितना आ रहा है, 14 to 15%।
CAGR निफ्टी 50, अब ये देखिए पूरा फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पर है। निफ्टी 50 में लगभग ये 2000 से लेके 2019 तक निफ्टी 50 में 15% का रिटर्न है। गोल्ड में आपका लगभग रिटर्न कितने परसेंट का है? 11.36% का रिटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं 2020 की तो यहाँ 13.5% का है, यहाँ 13.46 का है, लगभग इक्विवेलेंट है 2020 सालों में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी 50 करने का मतलब मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि निफ्टी में 50 कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है, अगर उनके ग्रुप में मैंने इन्वेस्ट किया होता तो लगभग 15% का सालाना रिटर्न मेरा हो जाता, एज कम्पेयर टू गोल्ड 11.5%। तो आपको देख पा रहे हैं खुद कि आपको गोल्ड से ज्यादा रिटर्न किस में मिल रहा है? शेयर्स में। इसलिए शेयर मार्केट में आए और सावधानी पूर्वक पैसे लगाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे बोलने से आ जाओ यार, सोच समझ के आना, पढ़ने के बाद आना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं और आ गए और पता चला लॉस, लालच में और लॉस होता है, सही। ठीक है, आगे आइएगा। नेक्स्ट, इक्विटी एसेट क्लास रिटर्न, CAGR रिटर्न हो गया। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये देखिए CAGR रिटर्न कितना कितना दिया हुआ है, सबका मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये है आपके सामने। इक्विटी का देखेंगे तो कंपेयर कर रहा हूं तो 13.5% है, और ये सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो लगभग 6% का। तो उससे तो लगभग यार इसमें सिक्योरिटीज में कितना है? डबल से भी ज्यादा है। तो ये जो चीजें थी, हमारा आज का टॉपिक जो था स्टॉक वर्सेस गोल्ड, हम इन्वेस्ट किस में करें, तो वो मैंने इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर की हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि जब हम शेयर मार्केट में आते हैं तो किन किन चीजों की सावधानी बरतनी होगी, सावधानी रखनी पड़ेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ऑल द बेस्ट। देखते रहें अलग से, आप देखते रहेंगे बेटा इस वीडियो में। आपको आगे क्या होगा जो मैं बताने वाला हूं, इसमें कॉमन मिस्टेक, वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इस पे बने रहे मेरे चैनल पे। कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन जरूर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।